अस्सलाम स्टूडेंट मेरी जान, जैसे आप सबको पता है कि मेरे बेटे कल हम लोगों ने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चैप्टर नंबर 8 9th क्लास का किया था। आज हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करनी है। भाई चल जरा गौर कीजिएगा और बुक में बाद में देखते रहना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब फ्यूज या मेल्ट होना किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी हीट उस वक्त रिक्वायर्ड होती है उसको हम नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और साथ ही आपकी डेफिनेशन में लिखा होगा विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। बच्चे हमेशा इस बात से कंफ्यूज होते हैं, तो फिर आपने सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर लिया अगर आपने इसमें किसी किस्म का टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं किया। लिखा हुआ है ना विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। तो मेरी जान इसका जवाब यही है कि आप मेल्टिंग पॉइंट तक तो टेम्परेचर की बात करते हो, उसके बाद उसमें इंक्रीज नहीं करते। क्लियर होगी बच्चे ये बात? सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी चाहिए होगी यहाँ पे मेरा बेटा? हीट एनर्जी। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू, क्या करने के लिए मेरा बेटा? सॉलिड को किस में कन्वर्ट करने के लिए? लिक्विड में। टू कन्वर्ट a given mass of substance solid into liquid at its melting point। ये डेफिनेशन कुछ बुक में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने शुरू में ये बात बता दी, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। एट इट्स मेल्टिंग, मुझे पता है यार किसी चीज ने 100 डिग्री सी पे जाके बॉयल होना, तो मैं टेम्परेचर ही कितना रखूंगा? 100 डिग्री सी, इसके अलावा मैं टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं लाऊंगा। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट any increment or increase in temperature। ठीक हो गया भाईजान? ठीक हो गया ना? यस yes, हमारे पास क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मेरे बेटे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब आप ये बात करते हो कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिस तरह आपने हीट कैपेसिटी पढ़ा था, फिर हमने बात की थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिमिलरली आपके पास किया गया। अब जब स्पेसिफिक वर्ड का मतलब है तो हम हर मटेरियल का 1 kg सब्सटेंस लेते हैं, 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो देखते हैं भाई उसमें कितना सॉलिड से लिक्विड में वो कन्वर्ट हुआ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि जो चेंज इन हीट इज इक्वल टू एल। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बेटा यहाँ पे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसके लिए? जो मैस ऑफ द सब्सटेंस आपके पास गिवन है। अगर मैं सादा लफ्जों में कहूं कि आप कितने मैस को कितनी हीट प्रोवाइड करते हो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट टू द मैस ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यहां तक क्लियर होगा मेरे बेटे? अब मेरी जान इसी के साथ बहुत इजीएस्ट और आसान सा टॉपिक है, वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपर से ये बात पता चल रही है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट गैसियस में चली जाती है, गैसेस की फॉर्म में आ जाता है। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हो गया क्या भाईजान? अगर आपको कितनी हीट रिक्वायर है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अब जरा गौर करना मेरा बेटा, वहां पे आपने मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी।
यहाँ पे हम किस पॉइंट की बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो किस स्टेट में आपका अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट भी हो तो गैसीय स्टेट में जाने से पहले वो किस स्टेट में होता है? लिक्विड में। इसका मतलब मुझे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जितनी हीट रिक्वायर होती है उस हीट को क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टू कन्वर्ट, इसमें मेरा बेटा कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा इसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या नाम देंगे मेरी जान? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे डेल क्यू है, यहाँ पे भी हमने डेल क्यू लिख दिया। अब ये वेपराइजेशन है तो जहां पे F लिखा था तो वहां पे आप मेरा बेटा V लिख लें। जहां पे F लिखा था वहां पे क्या लिख लें? V लिख लें। लेटेंट के लिए L ही आ जाएगा। साथ M L V और L V कैलकुलेट करना हो तो डेल Q ओवर M इज इक्वल टू L V। कितने वाटर को, कितने लिक्विड को कितनी हीट रिक्वायर है इसमें कन्वर्ट होने के लिए गैसीय स्टेट में वेपर्स की फॉर्म में उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जी जनाब, यहां पर कोई मसला तकलीफ परेशानी? यूनिट की बात करें, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जाउल। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी आए यूनिट हमेशा क्या बताना है? जाउल। मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो इसका यूनिट क्या बनेगा जनाब? जाउल पर किलोग्राम। जाउल पर किलोग्राम। इसका यूनिट क्या बनेगा? जाउल पर किलोग्राम। दोनों का यूनिट भी क्या है मेरा बेटा? सेम। तो जाउल पर किलोग्राम की इस फॉर्म में भी नोटेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जाउल पर किलोग्राम, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं जाउल पर किलोग्राम। यहाँ तक कोई मसला नहीं? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हमारे ये दो टॉपिक्स भी हो गए। इसके बाद जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो एवेपोरेशन का है, या एवेपोरेटिंग वाटर के नाम से लिखा हुआ है। एवेपोरेशन क्या होती है? कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? वाटर वेपर्स की फॉर्म में चला गया ना, वहां पे आप एक्सटर्नल कोई हीट प्रोवाइड नहीं करते, सनलाइट से हो रहा होता है तो वाटर कैसे एवेपोरेट करता है? ठंडी हवा, तेज हवा चल रही हो, सूरज ना भी निकल रहा हो तो कपड़े सूख जाते हैं, ऐसे भी होता है। फिर बाल्टी में अगर कपड़े छत पे रख दिए जाए ऐसे मर्ज करके इन दोनों को गुच्छा या बना के, तो उसमें भी कपड़े जल्दी नहीं सूखते। लेकिन अगर कपड़ों को फैला दिया जाए तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये सारी चीजें एवेपोरेशन के रेट को, कि कितनी जल्दी एवेपोरेशन होती है, कैसे अफेक्ट करती है, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लिए मेरी जान इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। बाकी लेक्चर्स के डिटेल के बारे में कोई भी सजेशन है वो देख सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहें, अल्लाह ताला सबको आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।